हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो ऑन एनवायरमेंटल एक्ट एंड रेगुलेशंस पार्ट 2। आज हम जानेंगे कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसके अंडर वर्क करता है, क्या इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या फंक्शंस है, क्या ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इस वीडियो के अंदर अपन बात करते हैं। चलो अपन शुरू करते हैं। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक तरह से वाटर जो एक्ट था 1974 के अंदर वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल जो एक्ट बना था उसके अंडर से एक्ट को बनाया था। तो किसी भी एक स्पेसिफिक एक्ट के अंदर अगर किसी चीज़ को बनाया जाता है तो उसको एक तरह से स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं। तो ये भी क्या है ना, एस्टैब्लिश किया गया था 1974 के अंदर वाटर एक्ट के तहत बना और इसके अंदर एयर पोल्यूशन एक्ट को भी ऐड किया गया था और उसके फंक्शन, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में इसमें बात की गई है। इसके अलावा इट्स कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। मतलब ये क्या करता है, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको भी एक तरह से ये टेक्निकल असिस्टेंस की तरह प्रोवाइड कराता है, गाइडलाइंस उसको प्रोवाइड कराता है और उन दो स्टेट के बीच में या किसी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। इट एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मैटर रिलेटेड टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन। ठीक है, एक तरह से एडवाइस जारी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के मैटर को, इसके रोकथाम और इसके कंट्रोल के लिए, वाटर पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए। इसके अलावा ऑल द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इज गाइडेड एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू CPC। तो जो भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक तरह से सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर वर्क करते हैं और इसकी जो भी गाइडलाइन होती है, इसकी कोई भी टेक्निकल असिस्टेंट्स अगर आपको ज़रूरत है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, तो एक तरह से स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको प्रोवाइड करवाता है। इट ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ए प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एट वेरियस प्लेसेस। अभी क्या करता है जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, ये क्या करता है, इस प्रिवेंटेशन और कंट्रोल के लिए अलग अलग जगह पे ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाता है। हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हो या किसी भी बोर्ड के अंदर हो, वहाँ पे ये इस तरह के अलग अलग अवेयरनेस के लिए सेमिनार वहाँ पे कंडक्ट करवाता रहता है। ये इस तरह का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑब्जेक्टिव है। आगे अपन बात करते हैं और ऑब्जेक्टिव की इसकी। इट आल्सो ऑर्गेनाइज ए कंप्रेहेंसिव प्रोग्राम ऑन पोल्यूशन रिलेटेड इश्यू थ्रू द मास मीडिया। ये मास मीडिया का यूज़ करके भी बड़े लेवल पे भी बहुत प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाता रहता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अवेयरनेस के लिए। इसके अलावा ये क्या कर सकता है, कोई भी जगह से, किसी भी लोकेशन से ये पावर रखता है कि वहाँ से किसी तरह का कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकता है, उसको कंपाइल करना, ठीक है, और उस डेटा से जो रिजल्ट्स हुआ उसको एनालिसिस करके पब्लिश करना टेक्निकली, और स्टैटिकल डेटा रिलेटेड कोई अगर हो तो उसको भी एक तरह से गवर्नमेंट की वेबसाइट से पब्लिश करता है या किसी मीडिया के थ्रू या एनी न्यूज़पेपर के अंदर ये रिलीज करके टाइम टू टाइम अवेयर करता है सभी अपने लोगों को। ठीक है, इट प्रिपेयर्ड मैनुअल फॉर ए ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस। जो भी ट्रेड इन्फ्लुएंट और सीवेज डिस्पोज कर रहे हैं उसके लिए ये मैनुअल प्रिपेयर करता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आप किस तरह से डिस्पोजल कर सकते हैं या आप किस तरह से कौन से मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। इस सब के लिए एक मैनुअल ये प्रिपेयर करने की जो पावर है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रखता है। इसके अलावा ले डाउन स्टैंडर्ड फॉर वाटर क्वालिटी मैटर्स पैरामीटर्स। इसके अलावा वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को भी, स्टैंडर्ड को, ये मानक जो होते हैं इनके निर्धारित है वो भी करने की पावर रखता है। इट प्लान नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। और ये नेशनल लेवल पे भी कई प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाता है जिसके अंदर ये कई बार प्राइम मिनिस्टर या यानी जो मंत्रालय के मंत्री है उनको भी ये इनवाइट करके इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाता रहता है। ठीक है, इट एस्टैब्लिश द रिकॉग्नाइज्ड लेबोरेटरीज
फॉर एनालिसिस ऑफ वाटर सीवेज और ट्रेड इन्फ्लुएंस सैंपल। ये किसी तरह की कोई भी लेबोरेटरीज को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है या एक न्यू लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश कर सकता है कहीं पे भी एनालिसिस के लिए। किसके एनालिसिस के लिए? सीवेज वाटर या ट्रेड इन्फ्लुएंस जो है उनके लिए। अब बात करते हैं अपन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक तरह से अपना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सिमिलर ही इसके फंक्शन होता है और उसी के बेसिस और उसी के डायरेक्शंस पे ये वर्क करता है। तो अपन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या फंक्शंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, इसके रिलेटेड अपन बात करते हैं। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? तो बोर्ड एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट विद रेस्पेक्ट टू लोकेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री दैट माइट पॉल्यूट ए स्ट्रीम, वेल एंड एनी वाटर बॉडी। ये एक एडवाइजरी जारी कर सकता है या कोई नोटिस जारी कर सकता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर कोई भी इंडस्ट्री है किसी भी लोकेशन पे उसके स्टेट में जो कि इंडस्ट्री के थ्रू पॉल्यूट हो रहा है वहाँ का वाटर, वहाँ के स्ट्रीम, वहाँ के वेल, तो उसको एडवाइजरी जारी करके उसके कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए बोल सकता है। He lays down standard for an influence and the empowered to take sample from any stream, well and trade influence or sewage passing through an industry। इसके पास में ये भी पावर है कि कोई भी स्टैंडर्ड्स को, मानक को निर्धारित कर सकता है, उसके स्टैंडर्ड को बना सकता है। उसके अलावा जो भी इन्फ्लुएंस निकल रहा है कि इन्फ्लुएंस की क्या जो उसके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वो सब डिसाइड कर सकता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसके अलावा ये अपने पास ये पावर भी रखता है कि कोई भी स्ट्रीम से या वेल से या ट्रेड इन्फ्लुएंस से जो कि इंडस्ट्री से पास हो रहा है उसके सैंपल को भी ये लेके चेक कर सकता है कि ये जो है वो स्टैंडर्ड के है या नहीं है। ये पावर रखता है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है, ये इसका वर्क भी है एक तरह से। बोर्ड सजेस्ट इफिशिएंट मेथड फॉर यूटिलाइजेशन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ट्रेड इन्फ्लुएंस। ये जो बोर्ड है ये और ये भी सजेस्ट करता है कि अच्छे के मेथड आप यूज़ कर सकते हो जो आपका डिस्पोजल निकल रहा है, या आप कैसे ट्रीटमेंट यूनिट बना सकते हो जो इकोनॉमिकली भी हो और इफ़िशिएंट भी हो। तो जो भी ट्रेड इन्फ्लुएंट वगैरह जो इंडस्ट्री से रिलीज होता है उसको डिस्पोज करने की जो गाइडलाइन है या मेथड्स जो होते हैं वो भी सजेस्ट कर सकता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। अब क्या क्या वाटर बॉडीज को आइडेंटिफाइड किया है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आइडेंटिफाइड 10 पोल्यूटेड स्टेजेस फॉर प्रायोरिटाइजिंग पोल्यूटेड कंट्रोल एफर्ट्स इन 1988-1989। तो 1988 और 1989 के अंदर सीपीसी ने 10 तरह के पोल्यूटेंट जगहों को एक तरह से लोकेटेड किया था, ठीक है। द नंबर ऑफ स्ट्रेचेज इंक्रीज टू 37 ड्यूरिंग 1992 से 1993। 92 और 93 के अंदर ये 37 हो गए थे और लिस्ट नाउ रिवाइज की गई थी तो 86 ये स्ट्रेचेज मिले थे। तो कंसर्न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वेर आस्क्ड टू टेक एडिक्यूट मेजर्स टू रिस्टोर द डिजायर्ड लेवल। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को बोला कि आप जो ये जो पोल्यूटेड जो स्ट्रेचेज है इसको रिस्टोर किया जाए, एक स्टैंडर्ड पे इसको मेजर्स पे इसको लेके आया जाए, इस पोल्यूशंस को रोका जाए, जो पोल्यूटेड आपको स्ट्रेचेज मिले हैं इसको वहाँ पर रिस्टोर किया जाए। तो आगे अपन बात करते हैं कि क्या किस तरह से रिस्टोर किया गया, क्या एक्शंस लिए गए थे। तो सबसे पहले रिवर एक्शन प्लान की बात करते हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आइडेंटिफाइड किया था जब वाटर बॉडीज को, तो उन्होंने एक एक्शन प्लान को लेके आए जिसका नाम रखा था इन्होंने एक्शन प्लान फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ए वाटर बॉडी, ठीक है। उसके बेस पे इन्होंने सीपीसी ने एक रिकमेंडेशन दी कि गंगा एक्शन प्लान बनाया जाए जिसको लॉन्च किया था 1986 को। रिस्टोर फॉर गंगा बाय इंटरसेप्शन, डाइवर्सन, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम 27 सिटीज टाउन लोकेटेड अलोंग रिवर। तो इस तरह से सीपीसी ने रिकमेंडेशन दिया था कि गंगा एक्शन प्लान बनाया जाए जिसको लॉन्च किया था 1986 के अंदर, जिसके अंदर 27 सिटी और टाउन थे
जो रिवर के पास में थे। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस गेन ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गंगा एक्शन प्लान, जब 1986 के अंदर इसको लॉन्च किया गया तो उसके एक्सपीरियंस से गेन हुआ कि ये जो है गंगा एक्शन प्लान है ये इंडिया के अंदर और रिवर के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया जाए, तो इस प्रोग्राम के थ्रू और रिवर और लेक को भी इंक्लूड किया गया था। फिर बात करते हैं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल स्ट्रेटजी। उसमें अर्बन सोर्सेज के लिए इन्होंने नेशनल रिवर एक्शन प्लान चलाया था। इंडस्ट्रियल सोर्सेज के लिए थ्रू कंसर्न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू इन्होंने स्ट्रेटजी अपनाई थी। स्पेशल ड्राइव में जिसमें 17 कैटेगरीज के इंडस्ट्री को एक अलग करके उन्होंने इसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए थे। इंडस्ट्रीज डिस्चार्जिंग इनटू रिवर एंड लेक्स, रिवर और लेक के अंदर जो इंडस्ट्री डिस्चार्ज कर रही है उसके लिए उन्होंने एक अलग स्ट्रेटजी बनाई थी। 24 प्रॉब्लम्स एरिया एक्शन प्लान बनाया था कि 24 प्रॉब्लम्स क्या क्या है, प्रॉब्लम्स एरिया जो थे उनके लिए एक एक्शन प्लान अलग से बनाया था उन्होंने। इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग करनी स्टार्ट की इन्होंने, कहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस निकल रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसके लिए उन्होंने ऑडिटिंग करना भी स्टार्ट किया था। इसके अलावा कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर क्लस्टर ऑफ एसएसआई यूनिट्स, उन्होंने स्टैंडर्ड एसएसआई यूनिट्स को भी उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट्स एक तरह से इन्होंने लगाए थे। प्रमोशन ऑफ लो वेस्ट एंड नो वेस्ट टेक्नोलॉजी, कम से कम वेस्ट इन्फ्लुएंस को निकाले और नई टेक्नोलॉजी, नो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इस तरह के वेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वेस्ट को कम से मिनिमाइज किया जाए, इस स्ट्रेटजी पे इन्होंने वर्क किया था। हाउ डिड गैप कम इनटू बीइंग, ठीक है, तो ये किस तरह से गंगा एक्शन प्लान आया था इसके बारे में बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट जो था इन्होंने 1984 के अंदर एक एक्शन प्लान प्रिपेयर किया था जिसके अंदर उन्होंने बोला था कि इमीडिएटली जो गंगा पॉल्यूटेड हो रही है उसको रिड्यूस किया जाए। तो कैबिनेट अप्रूव दी गंगा एक्शन प्लान इन अप्रैल 1985 एज ए 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब क्या कैबिनेट ने एक अप्रूव कर दिया गंगा एक्शन प्लान को 1985 के अंदर, और ये भी बोल दिया गया कि 100%ली ये गवर्नमेंट इसका पैसों को फंड देगी, स्पॉन्सर्ड करेगी, किसी भी स्टेट को कोई तरह का पैसा नहीं देना, गंगा को साफ करने का सारा पैसा जो बियर करेगी वो कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो बियर करेगी। तो यहाँ बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया था गवर्नमेंट के थ्रू गंगा को क्लीन करने के लिए। अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से गंगा क्लीन हुई और गंगा क्या क्या डिसीजन लिए गए। तो चेंजेज इन गैप के अंदर क्या क्या चेंजेज हुए, क्या बदलाव किए गए थे इसके फर्दर बाद में, ठीक है। तो द ओवरसी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गैप एंड द ले डाउन पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया constituted the CGA Central Ganga Authority in February 1985, renamed as a NRCA National River Conservation Authority in सितंबर 1985 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बात हुई है कि जो ये गंगा एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट किया गया था इसके अनुमान से, इसके जो एक्सपीरियंस है या स्टडी से कह सकते हैं आप, के आधार पर गवर्नमेंट ने एक न्यू पॉलिसी बनाई गई जिसका नाम रखा सेंट्रल गंगा अथॉरिटी, ठीक है। ये कब बनी थी, 1985 के अंदर, लेकिन इसको भी रीनेम्ड कर दिया गया था कब, 1995 के अंदर, नाम रखा था नेशनल रिवर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है। और किसके ने बदलाव किया था, ये चेयरमैनशिप, प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। अब आगे बात करते हैं, द गवर्नमेंट आल्सो एस्टैब्लिश द GPD गंगा प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट इन ए जून 1985, थोड़ी दिन बाद इन्होंने 1985 के अंदर गवर्नमेंट ने एक और इस्टेब्लिश किया था GPD गंगा प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट। ये एक तरह का क्या है, इसकी गाइडेंस और सुपरविजन प्रोवाइड करवाती थी, एक तरह की अलग विंग थी जो इसके सुपरविजन को देखती थी, इसकी गाइडलाइंस जो है वो बनाना करना या उसके चीज़ों को देखने का काम करती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको भी नाम चेंज कर दिया था 1994 के अंदर, जून के अंदर, क्या रख दिया, नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट, ठीक है। तो बाद में इसके चेंजेस किस तरह से हुए थे, इसके नाम के चेंजेस हो गए थे बाद में। अब अपन सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट फेज की बात करते हैं। इस फर्स्ट फेज में क्या बात हुई थी कि
गंगा एक्शन प्लांट फर्स्ट इंटरसेप्ट डाइवर्ट एंड ट्रीट 882 mld मिलियन लीटर डे, 882 मिलियन लीटर पर डे वाटर को क्लीन करने के इन्होंने एक टारगेट बनाया था। कितना 1314 mld वेस्ट वाटर में से 882 लीटर वाटर को ट्रीट करने का एक प्लान बनाया था। बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हो संख्या हो सकती है, नंबर हो सकते हैं। ये जनरेटेड इन 25 टाउन, 25 टाउन से ये वाटर है वो इन्फ्लुएंट वहाँ से जनरेट हो रहा था। और कहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इन 3 स्टेट के अंदर ये गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। द NRCD हैज शेड्यूल्ड द गैप फर्स्ट फॉर ए कंपिलेशन बाय मार्च 1990। और देखिए यह NRCD ने क्या है ना, इसके कंपिलेशन के लिए एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने का जो टारगेट बनाया था वो बोला था 1990 के मार्च के अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे इस चीज़ को, बट एक्सटेंडेड इट प्रोग्रेसिवली अप मार्च 2000। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हुआ तो उन्होंने इसी प्रोग्राम को मार्च 2000 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। वाइल द गैप फर्स्ट वाज स्टिल इन प्रोग्रेस, और ये चल ही रहा था कि CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ने डिसीजन लिया था फरवरी 1991 के अंदर कि जो गैप 1 है उसको गैप 2 कर दिया जाए और कवरिंग दी फॉलोइंग पॉल्यूशन वर्क। अब देखिए जैसे टेक्यूब 2 आया, टेक्यूब 3 आया, अब टेक्यूब 4 आने की बात हो रही है, वैसे ही गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट आया था और उसके बाद में उन्होंने बोला गंगा एक्शन प्लान 2 लाया जाए और उसमें और चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी थी। जैसे टेक्यूब फर्स्ट में क्या होता है कि आप किसी तरह की कोई भी मशीनरी हुई, आप इक्विपमेंट्स को परचेज कर सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने थर्ड में किया था कि नहीं आप इसमें फैकल्टी को रिक्रूट कीजिए जिससे स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट होगा। वैसे ही यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, गंगा एक्शन प्लान 2 के अंदर उन्होंने जो भी ट्रिब्यूटरीज थी रिवर की, गंगा रिवर की, जैसे यमुना हो गई, दामोदर हो गई, गोमती, उनमें भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया ये एक्शन प्लान। उसके अलावा जो 25 टाउन्स जो बच गए थे फेस 1 के अंदर, उनको भी इसके अंदर इंक्लूडेड कर दिए गए थे। उसमें कुछ काम बाकी रह गया था, उस काम को भी इसके अंदर इंक्लूडेड कर दिया गया था। इट इज़ अदर पॉल्यूटिंग टाउन्स अलोंग द रिवर, और भी अलग कोई टाउन्स थे उनको भी इसके साथ इंक्लूड कर दिया गया था गंगा एक्शन प्लान 2 के अंदर। तो इसका जो प्रोजेक्ट था वो लगभग इससे डबल था, इससे गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट से, और इसके टारगेट कुछ ज़्यादा ही बड़े थे। अब पढ़ते हैं गंगा एक्शन प्लान 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव द गंगा एक्शन प्लान 2 इन वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग द अप्रैल 1993 से 1996 के अंदर। अब देखो जो कैबिनेट कमेटी जो थी उसने गंगा एक्शन प्लान को अप्रूव किया था, अलग अलग स्टेज के अंदर उन्होंने काम किया था कि इस स्टेज में ये वर्क होना चाहिए, इस स्टेज मतलब कुल मिलाकर फर्दर अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया था। उसमें क्या कौन से स्टेट थे, उत्तर प्रदेश था, बिहार, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, वेयर द इम्प्लीमेंट द गैप 2 बाई ट्रीटिंग 1912 mld ऑफ सीवेज, मतलब 1912 mld का सीवेज वाटर को ट्रीट करना था। उसमें कितना था 800 था, 882 का अराउंड था। तो इसमें 1912 mld सीवेज को यहाँ पर ट्रीट करना था और इसको कंप्लीट करने का टारगेट इन्होंने 2001 रखा था कि इसको गैप 2 को कंप्लीट करना है यहाँ तक जितना भी हो सके। अब फाइनेंशियल प्रोफाइल की बात करें अपन, तो इसके अप्रूव आउटले फ्रॉम गैप 1 और गैप 2। तो गैप 1 के अंदर 462 करोड़ रुपीस को अप्रूव किया गया था, और जो गंगा एक्शन प्लान 2 फेज था, फेज सेकंड था, उसमें 1276.25 करोड़ रुपीस को इन्होंने एक तरह से अप्रूवल दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट वाज बियर द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ ए स्कीम अंडर द गैप 1। जो गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट था उसका का सारा एक्सपेंडिचर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बियर किया था, लेकिन गंगा एक्शन प्लान 2 जब आया था तो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाफ बियर किया था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसे डिसाइड इन नवंबर 1998, आप यहाँ पे ध्यान देना 1998 जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी,
तो देखिए यहाँ पे एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ स्कीम फ्रॉम अप्रैल 1997 के अंदर स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक मैचिंग नहीं बन पाई। मतलब अलग अलग जो स्टेट थे उनके बीच में जो शेयर की जो स्कीम थी वो सही से मैच नहीं कर पाई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप दोनों आप लड़िए मत, ये सारा का सारा पैसा जो है मैं बियर कर लेता हूँ। तो उसमें डिफ़िकल्टीज आई है। यूपी ने बोला मैं बियर नहीं कर सकता हूँ, या वेस्ट बंगाल ने बोला कि नहीं, यूपी ज़्यादा गंदा कर रहा है पानी को, मैं क्यों इस पर पैसा लगाऊँ। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज यहाँ पे मिली। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, ये सारा पैसा मैं बियर कर लेता हूँ, क्योंकि अटल बिहारी की वाजपेयी की जो सरकार थी वो बहुत अच्छी सरकार थी। उन्होंने गंगा एक्शन प्लान के लिए एक अच्छा काम किया था। अब बात करते हैं अपन सिलेक्शन ऑफ टाउन्स। कौन कितने सिलेक्शन टाउन्स सेलेक्ट किए थे अलग अलग स्टेट से। तो गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट फेज के अंदर देखो यूपी के 6 टाउन्स को इन्होंने सेलेक्ट किए थे, बिहार के 4 और वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड हो रही थी गंगा, तो वहाँ से 15 टाउन्स को सेलेक्ट किया था। ऐसे करके 25 टाउन्स को यहाँ पे इंक्लूडेड थे गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट के अंदर। एक्शन 2 के अंदर गंगा, यमुना, गोमती और दामोदर को भी ऐड किया गया था। तो गंगा यूपी के अंदर 16, बिहार में 10, वेस्ट बंगाल में 23, इस तरह से करके टोटल 110 टाउन्स को सेलेक्ट किया था गैप सेकेंड के अंदर, फर्स्ट और सेकेंड को मिला के। अब देखिए कंक्लूजन्स क्या निकला था। इससे ये करता है कि आगे आने वाले टाइम में अपने इन्वायरमेंट के लिए एक चैलेंज होगा फ्रेश वाटर सप्लाई करना है, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट गंगा वाटर जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, उसको देखते हुए थोड़ा डर लग रहा है कि किस तरह से सप्लाई होगी। दूसरा देखो, दूसरे वाले में क्या बताया कि जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और वाटर का यूजेस बढ़ रहा है, उससे ये लग रहा है कि जो एक्ट बना है ये एक तरह से खतरे में पड़ रहा है। ठीक है, ये जो इस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने की यहाँ पे अपन को ज़रूरत फील हो रही है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन ऑलरेडी हार्मिंग फ्रेश वाटर अराउंड दी वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फ्रेश वाटर है वो पोल्यूटेड हो रहा है एक तरह से। तो इससे ये कंक्लूजन्स अपन को यहाँ पे मिलता है। अब बात करते हैं अपन एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 की बात करते हैं। ये एक्ट भी बहुत अच्छा एक्ट बनाया गया था और इस एक्ट को भी अंडर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर रखा गया है और ये भी मिनिस्ट्री के अंदर ही वर्क करता है। सेम ये वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरह ही है। अब बात करते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। एयर पोल्यूशन को कम करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के पास में है, लेकिन इसको पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। तो हमारी कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे एयर पोल्यूशन की जो इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस कर रही है उसको पूरी तरह से अपन बंद भी नहीं कर सकते हैं। ऑटोमोबाइल को भी अपन बंद नहीं कर सकते हैं। तो आजकल देख रहे हैं गवर्नमेंट ने अपने इंडिया ने भी डिसाइड कर लिया कि 2030 के बाद में अपन कोई भी तरह का ऑटोमोबाइल, पेट्रोल या डीजल का कोई ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शंस नहीं होगा। मतलब जो छोटे व्हीकल्स जो है उन सब का प्रोडक्शन एक तरह से बंद कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने एक इसके अल्टरनेटिव देख रही है। इसको देखो बंद किया नहीं, ख़त्म किया नहीं जा सकता, लेकिन इसके अल्टरनेटिव्स को देखना है। कार्बन रेटिंग को कम करने के लिए आपको ध्यान देना है। इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है। इस पे ये सब्सिडी भी प्रोवाइड करवा रही है, सोलर एनर्जी पे वगैरह बहुत जगह ये अपन को प्रोवाइड कर रहा है कि एयर पोल्यूशन को कम किया जाए। आजकल देख रहे हैं ओजोन लेयर का डिफ्लेक्शन जो हो रहा है, जिससे इफेक्टेड हो रही है वो। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट पारित किया था 1981 के अंदर। तो इस एक्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या ऑब्जेक्ट, क्या फंक्शंस हैं, तो इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो एयर पोल्यूशन क्या है, ये अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि कोई भी अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं उसके एयर पोल्यूशन की प्रॉपर्टी के या कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, कोई भी फिजिकल या केमिकल या बायोलॉजिकल चेंजेस अगर अपन को मिलते हैं, या किसी ऐसी एयर जो ह्यूमन हेल्थ को या प्लेनेट को किसी तरह से नुकसान पहुंचा रही है, इस तरह के पोल्यूटेंट्स जो एयर के अंदर मिक्स हो गए हों, उस सबको अपन एयर पोल्यूशन बोलेंगे। अब इसके सोर्सेज क्या है,
इसके दो सोर्सेज, एक तो मैन मेड होगा, एक नेचुरल होगा, जिसका डिस्कशन ऑलरेडी अपन प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? तो 6 मेजर एयर पोल्यूटेंट्स हैं। तो कौन से? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन। देखो ये 6 जो यहाँ पे पोल्यूटेंट्स दे रखे हैं, इसी के स्टैंडर्ड और इसी के मेजर्स के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं कि एयर क्वालिटी किस तरह की है अपने इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, और प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे से बात की और समझा इसको। तो एयर पोल्यूटेंट कंट्रोल एक्ट्स किस तरह से इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो 1948 के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट एंड अबेटमेंट इन 1987, ये दो तरह के जो एक्ट निकले थे। फिर 1981 के अंदर एयर पोल्यूशन एक्ट निकला था। फिर 92 के अंदर इसका रूल्स निकले थे। फिर 1982 के अंदर एटॉमिक एनर्जी एक्ट निकला था। फिर 1987 के अंदर एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन अबेटमेंट एक्ट निकला था। 1988 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट फोर्स में आया था। तो इस तरह से एयर पोल्यूशन के ये कुछ एक्ट हैं जो साथ में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं। अब अपन बात करते हैं क्या है ये, किस तरह से वर्क करता है। तो एयर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल जो था वो 1981 के अंदर सेंट्रल एक्ट पार्लियामेंट के अंदर पारित हुआ था, which provides the for prevention and control of air pollution and maintaining the good quality of air। ये गुड क्वालिटी एयर को मेंटेन करने के लिए एक्ट को बनाया गया था, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइडेड ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड फॉर ए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर। इसके अलावा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए थे इसके रोकथाम और कंट्रोल के लिए। किसके लिए? एयर पोल्यूशन के लिए। ये पूरे इंडिया के अंदर इसको लागू किया गया था, ओनली फॉर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, जो कि अब वहाँ पे लागू हो गया है 370 हटने के बाद। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ए प्रिवेंशन कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन। इसके सेम के सेम ऑब्जेक्टिव है जैसे कि अपना वाटर एक्ट के थे जो अपने पीछे पढ़े थे अपने। तो प्रोवाइड फॉर ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल एंड स्टेट विद द व्यू ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ एक्ट, कन्फर और दी बोर्ड्स एंड पावर इम्प्लीमेंट। क्या क्या पावर होनी चाहिए स्टेट बोर्ड की और सेंट्रल बोर्ड की, असाइन करना, क्या फंक्शन होने चाहिए, इसके रिलेटेड इसके ऑब्जेक्ट बात की गई है। सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, अब सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की बात करें तो सेक्शन 3 के अंदर वाटर प्रिवेंटेशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 वाज ऑथराइज्ड ए एक्सरसाइज द पावर एंड परफॉर्म द फंक्शन फॉर प्रिवेंटेशन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन ऑफ इंडिया। एंड ये एक तरह का स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर वर्क करती है, ठीक है। और इसकी जो भी टेक्निकल, फाइनेंशियल और सर्विसेज है वो सारी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रोवाइड करवाता है। अब फंक्शन क्या है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, वो आपने अभी पढ़ा था। तो सेक्शन 16 के अंदर इसकी कुछ बता रखा है कि क्या क्या वर्क करता है, किस तरह से वर्क करता है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड वाटर एक्ट, एयर एक्ट के लिए। तो एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनी मैटर कंसर्निंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ ए क्वालिटी ऑफ। तो कोई भी मैटर में जहाँ पे अपने एयर की क्वालिटी की बात की गई है तो वहाँ के प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट के लिए कोई भी एडवाइजरी जारी कर सकती है, कोई प्लान बना सकती है, कोई एग्जीक्यूट कर सकती है, नेशनल वाइड प्रोग्राम वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवा सकती है। ये स्टेट बोर्ड के साथ में कोऑर्डिनेट करके किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको रिसोल्व करने का वर्क भी करती है। दो स्टेट के बीच में कोई अगर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये कोई भी डेटा कलेक्ट कर सकती है कहीं से भी, उसको कंपाइल कर सकती है, उसको पब्लिश कर सकती है टेक्निकली, ठीक है। स्टैटिकली डेटा है उसके रिलेटेड कोई भी है मेजर्स हैं उस सब को जो इफेक्ट कर रहा है अपनी एयर क्वालिटी को, तो उसको रिलीज़ कर सकता है। ये पावर सेंट्रल बोर्ड के पास में होती है, ठीक है। और इसके डेटा को जो है वो कोई भी जनरल्स हुआ या कोई बाहर की कोई एजेंसी हुई वो इसको एक्सेप्ट करती है और इसको मानती है। तो ये सबसे पावरफुल बोर्ड है एक तरह से, अगर अपन एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन के अगर उसमें देखें तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बात की गई थी कि स्टेट का
पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जैसे अपने वाटर प्रिवेंटेशन की बात की थी, वैसे की वैसे एयर पोल्यूशन के लिए भी यहाँ पे सेम की सेम वही यहाँ फंक्शंस और वही इसके कंट्रोल्स स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास में है। अब फंक्शंस की बात करें तो कुछ फंक्शंस आपको मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ कि एक तो ये सेंट्रल बोर्ड के साथ में कोलैबोरेट करके काम करता है स्टेट बोर्ड। उसके कोई एजुकेशनल प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज कराना, कुछ प्रोग्राम बनाने हैं, या किसी मैटर के रिलेटेड आपको कोई एडवाइजरी जारी करनी है, या कोई भी इंडस्ट्री है वो कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई कॉज बन रही है, ठीक है, पॉल्यूशन का कॉज बन रही है एयर का, तो वहाँ पे स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट क्या है ना इस तरह के एडवाइस जारी करके उसको बता सकती है कि आप ये कर रहे हैं गलत है, या उसको पनिश कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड द वेरियस स्टैंडर्ड फॉर एमिशन और डिफरेंट इंडस्ट्रीज प्लान विद रिगार्ड द क्वालिटी एंड कंपोजिशन ऑफ एमिशन एंड एयर पोल्यूटेंट इनटू एटमॉस्फेयर। तो ये किसी तरह के स्टैंडर्ड्स को बना सकती है जो एमिशंस इंडस्ट्री से निकल रहे हैं या किसी इंडस्ट्री प्लांट से निकल रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, इसके रिलेटेड भी कोई एडवाइजरी या नोटिस जारी कर सकने की पावर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास होती है। अब पेनल्टीज़ की बात करें यहाँ पे, तो कोई भी इंडस्ट्री अगर जो स्टैंडर्ड इन्होंने फिक्स किए उससे एक्सेसिव अगर किसी तरह का एमिशंस वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है तो उसको पेनलाइज्ड किया जा सकता है। और कितना पेनलाइज्ड किया जा सकता है, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम उसको 10,000 तक पनिशेबल कर सकते हैं, और ये जो नंबर्स है ये ज़्यादा भी हो सकते हैं इन केस अदर कोई प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा 3 इयर्स की उसको केस के अंदर आपको पनिशेबल या कह सकते हैं कि इसको जेल हो सकती है, ठीक है। इन केस ऑफेंस इज कंटिन्यू देन एक्स्ट्रा 5,000 इज चार्ज फॉर एवरी डे। अगर कोई ऐसा कोई केस तो इस बड़ी प्रॉब्लम हो तो 5,000 पर डे के अकॉर्डिंग भी इसको चार्ज किया जा सकता है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे 2 एक्ट के बारे में बात किए थे, वाटर एक्ट और एयर पोल्यूशन एक्ट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट थे इन्वायरमेंटल एक्ट एंड रेगुलेशंस के टॉपिक के बेसिस देखा जाए तो इसके रिलेटेड कि कौन से सेक्शंस हुए, क्या डेफिनेशंस होती है, क्या इसके फंक्शंस हैं, सेंट्रल बोर्ड के क्या फंक्शन हैं, स्टेट बोर्ड के क्या फंक्शंस हैं, किस तरह से इसको पॉल्यूशंस को कम करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कौन सी बॉडीज़ इसके लिए वर्क करती है, इन सब के बारे में आपने यहाँ पे डिस्कशंस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे कि इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, वाटर, वेस्ट वाटर, एयर पोल्यूशंस कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं, ये सब के बारे में अपन डिस्कशंस करेंगे। ये बेसिक था इन्वायरमेंट का कि एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी और इसकी फंक्शंस क्या है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।